हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट हिंदी मीडियम 10th क्लास का वास्तविक संख्याएं। कक्षा 9 में हमने वास्तविक संख्याओं का की खोज प्रारंभ की। किसके बारे में पढ़ा था? वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक है, उसकी स्टार्ट किया था हमने खोज। इस प्रकार प्रक्रिया से आपको अपरिमेय संख्याओं का जानने का अवसर मिला। किसके बारे में पता चला? हमें अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। यह चर्चा हम अनुच्छेद 1.2 में धनात्मक पूर्णांकों के अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। तो इसमें धनात्मक पूर्णांकों की यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, के अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। तो मतलब इसके इंपॉर्टेंट जो गुण हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ये गुण है, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, इसके जो गुण है वो ये है। यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम, कलन विधि। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम किसकी बात हो रही है? पूर्णांकों की, धनात्मक पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसमें भी किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स की, धनात्मक पूर्णांकों की। जैसा कि नाम से विदित है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप में संबंधित है। नाम से पता चल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पूर्णांकों की, इंटीजर्स की बात हो रही है कि विभाज्यता, विभाज्यता यानी उसको डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, से किसी रूप से संबंधित है। साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिदम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो। तो धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक यानी एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेना हमने, कोई भी मान लो, और उसको किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से हम इस प्रकार डिवाइड करना है, इस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो। जो शेषफल, जो रिमाइंडर r प्राप्त होगा हमें, वो क्या होना चाहिए? कंडीशन रखी इसने, b से छोटा होना चाहिए, यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, आप में से अधिकतर लोग शायद इसे सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के रूप में जानते हैं। तो हमें किसके बारे में पता है? लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के बारे में। यद्यपि यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित इसके अनुप्रयोग है। परंतु इसमें किसकी बात हो रही है? जो इंटीजर्स है उसको डिवाइड के गुणों से संबंधित इसके अनुप्रयोग है, इसके यूजेस है। इनमें से कुछ पर प्रकाश डालेंगे। मुख्यतः इसका प्रयोग, तो इसके यूजेस मैंने बताया अभी। किसका प्रयोग? इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का, यानी दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया हमने, तो उसका HCF निकालने में यानी महत्तम समापवर्तक निकालने में, परिकलित करने में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। दूसरी ओर अंगणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। अब देखो, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में हमने डिवाइड किया था, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप पहले से ही जानते हैं प्रत्येक भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में 2 × 3, 2 3 जा कितना होता है? 6 है। तो भाज्य संख्या हो गई है 2, तो 2 और 3 क्या है? सॉरी, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स। ठीक है, और ये अपने क्या हो गई? भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं का क्या कह सकते हैं? गुणनफल। यही महत्वपूर्ण तथ्य अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। पुनः यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु इसके गणित के क्षेत्र में बहुत व्यापक और सार्थक अनुप्रयोग है। इसके भी बहुत सारे यूजेस है। यहाँ हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के 2 अनुप्रयोग देखेंगे। तो इसके 2 यूजेस देखने हैं। एक तो हम इसका प्रयोग कक्षा 9th में अध्ययन की गई कुछ संख्याएं जैसे √2, √3, √5 आदि की अपरिमेयता सिद्ध करने में करेंगे। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि √2, √3, √5 क्या है? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो एक तो प्रयोग इसको सिद्ध करने में करेंगे। दूसरा, हम इसका प्रयोग इसके खोजने में करेंगे किसी अपरिमेय संख्या, मान लीजिए p/q है, q0 = 0 का दशमलव प्रसार, यानी जो डेसिमल प्रसार होता है कब शांत टर्मिनेटिंग होगा कि कब अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ऐसा हम p/q के हर q के अभाज्य गुणन को देखकर ज्ञात कर सकते हैं। और टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का कैसे पता लगाएंगे? जो p/q है, तो नीचे वाली जो संख्या होगी q, ठीक है, इसके हर अभाज्य गुणनखंड को देखकर पता लगा लेंगे। q के अभाज्य गुणनखंड से p/q के दशमलव प्रसार की डेसिमल का जो एक्सटेंशन होगा की प्रकृति का पूर्णतः पता लग जाएगा। आइए अब अपनी खोज प्रारंभ करें। देखो, अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय,
आप पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं किसी भी प्राकृत संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। हमने पहली कक्षा में पहले जो पिछली क्लास है उनमें देख चुके 7th 8th में कि नेचुरल नंबर होता है, जो प्राकृत संख्या होती है जो 1 2 3 स्टार्ट होती है, तो उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया 8 लिख लो चाहे, ठीक है। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो अभाज्य गुणनखंड क्या गुणनफल के रूप में लिखा गया है 8 को। उदाहरणतः 2 इजिकल टू 2, 4 इजिकल टू 2 2 जा 4, 253 को क्या लिखा 11 मल्टीप्लाई 23। तो ये सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड है इत्यादि। अब आइए प्राकृत संख्याओं पर एक अन्य दृष्टिकोण से विचार करने का प्रयत्न करें, अर्थात यह देखें कि अभाज्य संख्याओं को गुणा करके एक प्राकृत संख्या प्राप्त की जा सकती है। आइए इसकी जांच करें। देखो इसमें कुछ नंबर ले रखे 2 3 7 11 23 का कोई संग्रह ले रखा है। अब इनको आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करवा दो। यदि हम इन संख्याओं में से कुछ या सभी संख्याओं को इस प्रकार गुणा करें, इन संख्याओं की हम जितनी बार भी चाहे पुनरावृत्ति कर सकते हैं। हम धनात्मक पूर्णांकों का एक बड़ा संग्रह बना सकते हैं। आइए इनमें से कुछ की सूची बनाएं। 7 की मल्टीप्लाई 11, 11 मल्टीप्लाई 23, तो ये आ गया। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने ले लिया 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 34 जा 120, ठीक है। तो ये देखो 120 क्या है नेचुरल नंबर है। तो यानी ये कह रहा है कि जो अभाज्य गुणनखंड है इनका मल्टीप्लाई करके क्या हम एक नेचुरल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखो, अब मान लीजिए आपके संग्रह में सभी संभव अभाज्य संख्याएं सम्मिलित हैं। इस संग्रह की एम ऑफ साइज के बारे में क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? क्या इसमें परिमित संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है? अपरिमित रूप में अनेक पूर्णांक सम्मिलित है? वास्तव में अभाज्य संख्या अपरिमित रूप में अनेक है। इसलिए यदि हम इन अभाज्य संख्याओं को सभी प्रकारों से संयोजित करें तो सभी अभाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं के सभी गुणनफलों का एक अनंत संग्रह प्राप्त होगा। अनंत संग्रह का मतलब ये है कि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर प्राप्त करेंगे हम। अब प्रश्न उठता है क्या हम इस प्रकार से सभी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर को प्राप्त कर सकते हैं? अब ये निकलता है क्वेश्चन कि अब हम कंपोजिट नंबर को क्या प्राप्त कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? देखो इसमें कंपोजिट नंबर की बात कर रहे थे। क्या आप सोचते हैं कोई ऐसी भाज्य संख्या हो सकती है जो अभाज्य संख्याओं की घातों का गुणनफल न हो? जैसे मान लो मैं लिखती हूँ यहाँ पर 10 2 मल्टीप्लाई 5। अब ये 10 क्या है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। कंपोजिट नंबर है तो इसमें जो अभाज्य गुणनखंड है जैसे 2 है, तो इसकी घात कितनी है यानी पावर कितनी है 1। यहाँ पर पावर कितनी है 1। तो इसका उत्तर देने से पहले आइए धनात्मक पूर्णांकों के गुणनखंड करें, अर्थात अभी तक हमने जो किया है उसका उल्टा करें। पहले तो हम क्या कर रहे थे गुणनखंड का मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब कोई नंबर लेंगे, हमें गुणनखंड वृक्ष फैक्टर ट्री का प्रयोग करेंगे जिसमें आप पूर्व परिचित हैं। आइए एक बड़ी संख्या मान लीजिए 32760 और उसका गुणनखंड नीचे दर्शाए अनुसार करें। 32760 2 से पहले डिवाइड किया तो ये आंसर आया, फिर 2 से, फिर 2 से, 3 से, ये फैक्टर ट्री बना दिया। अब आगे देखो इसमें होता क्या है। इस प्रकार हमने 32760 का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर लिया है, जो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 7 मल्टीप्लाई 13 है। अर्थात 2 की पावर 3 हो गई, 2 3 बार लिखा है, 3 2 बार लिखा है, 3 की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। जो अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में है, तो अभाज्य संख्याएं हैं तो इनकी क्या हो गई, ये घात हो गई। आइए हम एक अन्य संख्या मान लीजिए को लेकर उसके गुणनखंड लिखे, तो 3 की पावर 2 हो गई, 3803360 के रूप में लिखा जा सकता है। निसंदेह आपको इसकी जांच करनी होगी कि अभाज्य संख्या है। अब हमें ये देखना होगा कि ये अभाज्य संख्या है। ऐसा ही अनेक अन्य प्राकृत संख्या को लेकर सोम करने का प्रयत्न करें। इसे हम ये अनुमान या कंजक्शन प्राप्त होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये तुम्हारी लाइन है इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। वास्तव में यह कथन सत्य है और पूर्णांकों के अध्ययन के रूप में मूल रूप से ये एक अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी कारण यह कथन अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाता है। आइए इस प्रमेय को औपचारिक रूप से व्यक्त करें। प्रमेय 1.1 अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है।
अभी हमने पीछे देखा था प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब आने वाले क्रम में जैसे 6 है, 2 × 3 लिख दो, चाहे 3 × 2 लिख दो। ठीक है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के रूप में विख्यात होने से पहले प्रमेय 1.2 का अभी कह रहा है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के विख्यात होने से पहले जो प्रमेय 1.2 की संभवतः सर्वप्रथम वर्णन यूक्लिड के एलिमेंट्स की पुस्तक 9th में स्वाध्याय 14 के रूप में हुआ था, परंतु इसकी सबसे पहले सही उपपत्ति कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपनी कृति डिस्क्रिशंस अर्थमेटिकी में दी। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्राय गणितकों का राजकुमार कहा जाता है तथा उसका नाम सभी समय कालों के 3 महानतम गणितज्ञों में लिया जाता है, जिनके में आर्किमिडीज न्यूटन भी सम्मिलित है। उनका गणित और विज्ञान दोनों में मौलिक योगदान है। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में यानी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। वास्तव में यह और कुछ भी कहती है। यह कहती है एक दी हुई अभाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में बिना यह ध्यान दिए कि अभाज्य संख्या किस क्रम में आ रही है। हमने ये ध्यान नहीं देना। ऑर्डर तो आप किसी तरीके से लिखते हो, तो जैसे 10 है, 2 5 जा 10 लिख दो, चाहे 5 2 जा 10, 5 आगे लिख दो, 2 पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। एक अद्वितीय प्रकार यूनिक वैसे गुणनखंड किया जा सकता है, अर्थात यदि कोई भाज्य संख्या दी हो इसके भाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखने की केवल एक ही विधि है। जब तक हम अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम पर कोई विचार नहीं करते, इसलिए उदाहरणतः 2 × 3 × 5 7 को वही मानते हैं। अगर 3 को आगे रख दें और 5 × 7 2 को बाद में रख दें तो को माना जाता है। तो सेम बात है वो। इसी प्रकार इन्हीं अभाज्य संख्या गुणनफल के किसी अन्य क्रम को भी हम 2 × 3 × 5 × जैसा 7 जैसा ही मानेंगे। इस तथ्य को निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जाता है। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। व्यापक रूप से जब हमें एक भाज्य संख्या x दी हुई हो, मान लो कोई संख्या मान ली नॉन x, तो हम उसे x = p1 p2 pn के रूप में गुणनखंडित करते हैं। जैसे मान लो 16 ले लूँ मैं, 18 ले लेती हूँ, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, तो p1 है 2, p2 है 3, p3 आगे आ गया 3। ठीक है, तो जहाँ p1 p2 p3 इत्यादि आरोही क्रम में लिखी अभाज्य संख्या है, आरोही क्रम में लिखा 2 छोटा होता फिर 3 p1 < p2। अब ये <= का साइन इसीलिए लगा है, अगर कोई पहले तो देखो 3 बड़ा है 2 से। ठीक है, अगर मान लो उसका जो अगला गुणनखंड है वो इसके सेम ही आ जाए, इसलिए इक्वल का साइन लगा रखा है इसमें। p1 <= p2 <= यदि हम समान अभाज्य संख्या हो गई को एक साथ मिला ले तो हमें अभाज्य संख्याओं की घातीय पावर प्राप्त होती है। देखो घातीय कैसे, जैसे 2 × अब समान हो गई 3, तो कितने 2, तो 3 की पावर कितनी हो गई 2 हो गई। समझ में आई बात, 3 की पावर 2। उदाहरण है 3 ये कर रखा। ठीक है, 3 2 कितने 3, तो 2 की पावर 3 हो गई, 3 कितने 2, 3 की पावर 2 हो गई। 5 × 7 × 13। एक बार यह निर्णय लेने के बाद गुणनखंडों की क्रम आरोही होगा तो दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होगा। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के गणित और अन्य क्षेत्रों में भी इसके अनेक अनुप्रयोग है। आइए इनके कुछ उदाहरण को देखें। संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। देखो 4 की पावर n की बात कर रहे हैं, तो n क्या है, एक प्राकृत संख्या। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। यदि किसी n के लिए संख्या 4 की पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगी। ठीक है, 5 से विभाजित इसलिए होगी क्योंकि 5 का जो टेबल आती है 5 × 5 5 2 10, तो लास्ट में कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो इसके लिए 4 की पावर n, अब नेचुरल नंबर है n = 1 2 3 4। तो अब इसमें देखेंगे 4 की पावर n मतलब 4 की पावर 1, तो 4 की पावर 2 मतलब 4 × 2, 4 × 4 4 की पावर 3, 4 × 4 × 4। तो अब देखो 4 की पावर 4 लास्ट में कितना आ रहा है 4 4 4 जा 16, लास्ट में कितना आ रहा है 6।
अब 64 लास्ट में कितना डिजिट आ रहा है, 4 आ रहा है, लास्ट में 0 तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो 5 से विभाज्य होगी, अगर लास्ट में 0 आ जाता तो 5 से विभाजित हो जाती, अर्थात 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड संख्या में 5 जरूर आना चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 4 की पावर n, अभी बताया ना कि 4 की पावर n है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 2, ठीक है, यानी 2 की पावर 2, तो n हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 n हो गया, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंडों में 5 संख्या 5 आनी चाहिए, तो ये संभव नहीं है क्योंकि 4 की पावर n, 2 की पावर 2n, इसी कारण 4 की पावर n के गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें निश्चित कराती है कि 4 की पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n, ठीक है, अंक 0 पर समाप्त होगी। यही क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखा है 6 की पावर n, तो 6 में क्या होता है गुणनखंड, 2 × 3, इसमें भी क्या नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा ना, ठीक है। आगे देखो, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। ऐसा करते समय इस प्रमेय के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था, ऐसा किया तो था हमने, पर इसमें नाम नहीं बताया था। इस विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। उदाहरण की सहायता से विधि को पुनः याद करें, ठीक है। अब करेंगे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।